हेलो प्यारे बच्चों, आज हम आपके सब्जेक्ट इंटरनेशनल बिजनेस में पढ़ने जा रहे हैं मोड्स ऑफ एंटरिंग इनटू इंटरनेशनल बिजनेस। इसका मीनिंग है कि ऐसे कौन कौन सी मोड्स हैं, कौन कौन सी मेथड्स हैं जिनसे हम इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे हम इंटरनेशनल बिजनेस कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि हमारे पास कितनी रिसोर्सेज हैं, क्या हमारा डोमेस्टिक इन्वायरमेंट है, रिस्क लेवल कितना है, कितनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है और जिस कंट्री में हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही हैं, वहाँ की फैक्टर कॉस्ट कितनी है। इन सभी फैक्टर्स को हम अच्छे से एनालाइज करते हैं, इनको स्टडी करते हैं, फिर उसी बेस पर हम डिसीजन लेते हैं कि एक स्पेसिफिक कंट्री में हम कौन सा मोड यूज़ करेंगे इंटरनेशनल बिजनेस करने का। देखिए ज़रूरी नहीं है कि सभी कंट्री में सेम ही मोड यूज़ किए जा सके। हर कंट्री में डिफरेंट मोड को यूज़ करके ही हम इंटरनेशनल बिजनेस कर सकते हैं। तो बहुत ही स्ट्रेटेजिक डिसीजन है। मैनेजमेंट को अच्छे से सभी फैक्टर्स को एनालाइज करके ही बेस्ट से बेस्ट मोड का सिलेक्शन करना होता है। कोई एमएनसी है, उसे कई सारी कंट्रीज़ में बिजनेस करना है, तो वो किसी कंट्री में तो कोई और मोड यूज़ कर रही है और अनदर कंट्री में वो कोई और मोड को यूज़ करते हुए इंटरनेशनल बिजनेस कर रही है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं अब ऐसे कौन सी मोड हैं जिससे हम इंटरनेशनल बिजनेस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 3 मोड्स हैं: ट्रेड मोड, कॉन्ट्रैक्चुअल एंट्री मोड एंड इन्वेस्टमेंट मोड। आज की वीडियो में हम ट्रेड मोड के बारे में पढ़ेंगे, बाकी जो 2 मोड्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले बेटा ट्रेड मोड। ट्रेड मोड है यानी कि ट्रेड कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। सबसे पहले है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट। डायरेक्ट एक्सपोर्ट में क्या है, जो पेरेंट कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो एंड यूजर्स के साथ, फाइनल यूजर्स के साथ जो उस प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं उनके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रही है। या तो पेरेंट कंपनी उनके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट करेगी या फिर अपनी एजेंट्स को अपॉइंट करेगी। तो इस केस में क्या है, जो रिस्क है, प्रॉफिट एंड लॉस है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सारी पेरेंट कंपनी की है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की है। यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपोर्ट है। लेकिन अगर इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट है तो जो पेरेंट कंपनी और एंड यूजर्स हैं वो एक दूसरे से डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आते, इनके बीच में आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स, मिडलमैन एंड इंटरमीडियरीज। तो जो रिस्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो बीच में मिडलमैन है उनकी है। तो अब हम सुनते हैं एक्सपोर्ट मैनेजमेंट कंपनी। एक्सपोर्ट मैनेजमेंट कंपनी क्या होती है, कई बार जो एक्सपोर्टर होते हैं वो अपने सारा का सारा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट मैनेजमेंट कंपनी को सेल कर देते हैं। ये ऐसी कंपनीज होती हैं जो एक्सपोर्टर के बिहाफ पर आगे गुड्स को एक्सपोर्ट करती हैं दूसरी कंट्रीज में। तो देखिए यहाँ पर एक्सपोर्ट मैनेजमेंट कंपनी डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर रही है या इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट कर रही है, तो इसमें कन्फ्यूज़न है। तो देखते हैं, अगर एक्सपोर्ट मैनेजमेंट कंपनी कमीशन बेसिस पर काम कर रही है, एक्सपोर्टर के एजेंट की तरह काम कर रही है, तो वो डायरेक्ट एक्सपोर्टर आ गया, डायरेक्ट एक्सपोर्ट आ गया, क्योंकि इसमें मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और एंड यूज़र हैं। एंड यूज़र्स को पता है कि इसका जो रियल प्रोड्यूसर है वो कौन है। लेकिन अगर जो एक्सपोर्ट मैनेजमेंट कंपनी है वो गुड्स को अपने नाम पर सेल कर रही है, खुद रिस्क को बियर कर रही है, जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो खुद इंजॉय कर रही है, तो इस केस में एक्सपोर्ट मैनेजमेंट कंपनी एक्सपोर्टर की एजेंट नहीं है। तो इस केस में जो एक्सपोर्ट है डायरेक्ट नाम पर इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट है, क्योंकि एक्सपोर्ट मैनेजमेंट कंपनी अपने नाम पर गुड्स को सेल कर रही है, जो एक्चुअल मैन्युफैक्चरर है उसे गुड्स को परचेज करके। तो ये कौन सा केस होगा, इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट का। तो इस केस में जो एक्सपोर्ट मैनेजमेंट कंपनी है वो इंडिपेंडेंट होकर काम करती है। नेक्स्ट है काउंटर ट्रेड। काउंटर ट्रेड जैसे कि बार्टर सिस्टम जो एंशियंट टाइम्स में होता था, जब क्या लोगों के पास पैसे नहीं होते थे, उनके बीच में द्विपक्षीय समझौता होता था कि अगर एक पर्सन कुछ दूसरे पर्सन से कुछ परचेज कर रहा है तो बदले में वो उसको कोई मनी नहीं दे रहा, दूसरा पर्सन भी कुछ ना कुछ उससे परचेज कर रहा है, तो दैट इज काउंटर ट्रेड। तो 2 पर्सन के बीच में एक द्विपक्षीय समझौता होता है, इसे बायलैटरल ट्रेड कहते हैं।
ऐसे ही इंटरनेशनल बिजनेस में दो कंट्रीज़ के बीच में बायलैटरल ट्रेड होता है। अगर एक कंट्री दूसरी कंट्री से कुछ परचेज कर रही है तो वो इस कंडीशन पर परचेज करेगी कि दूसरी कंट्री को भी फर्स्ट कंट्री से कुछ ना कुछ परचेज करना होगा सेम वैल्यू का एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर। तो देखिए इसमें क्या है, पैसे का लेन देन नहीं हुआ तो फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत नहीं है और ना ही ये क्या है बैलेंस ऑफ पेमेंट को कोई इफेक्ट करेगा। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसके सबटाइप्स। बार्टर ट्रेड, कंट्री ए और कंट्री बी हैं, उनके बीच में एक्सचेंज हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर। सेम पॉइंट पर भी हो सकता है और डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम पर भी हो सकता है। जैसे कंट्री ए ने कंट्री बी को कुछ सेल किया तो अब कंट्री बी ने भी कंट्री ए को कुछ सेल करना है, ज़रूरी नहीं कि उसी टाइम पर सेल करें, बाद में भी कर सकती हैं। तो इस केस में क्या है कि कंट्रीज़ को कई बार ऐसी गुड्स को भी परचेज करना पड़ जाता है जिनकी उनको ज़रूरत ही नहीं है। देखिए ये पुराने टाइम में होता था, लेकिन अब ये इसमें क्या है फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती थी। कंट्रीज़ को या फिर कोई भी पर्सन है उनको ऐसा कुछ परचेज करना पड़ जाता जो चीज़ उसकी ज़रूरत की नहीं है। और सेकंड वन क्या है कि इसमें टाइम गैप बहुत ज़्यादा हो जाता है कई बार, तो एक्सपोर्टर क्या है लॉस में होता है। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, मनी प्रेवलेंट हो गई, मनी की सप्लाई इंक्रीज होने लग गई, तो ये बार्टर सिस्टम था जो काउंटर परचेज था वो धीरे धीरे क्या हो गया डिमिनिश होता चला गया। आज के टाइम में ये मेथड बहुत कम यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है काउंटर परचेज। काउंटर परचेज में क्या है, एक फर्म है एग्री हो गई है परचेज करने के लिए किसी गुड्स से और फिर क्या कर रही है उसको सेल भी कर रही है, लेकिन स्पेसिफिक गुड्स, जैसे कि यूएस ने इंडिया को शुगर सेल की, तो यूएस क्या कर रहे हैं इंडिया को कह रहा है कि मैं अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकता हूँ जो टेक्सटाइल्स है इंडिया में गुड क्वालिटी का प्रोड्यूस किया है। तो यहाँ पर यूएस ने गुड्स को स्पेसिफाई कर दिया कि मैं वहाँ इन्वेस्टमेंट करूँगा, तो ये हो गया काउंटर परचेज। मनी एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन अकाउंटिंग बुक्स ओनली, इन रियलिटी मनी डज नॉट चेंज हैंड्स, मनी जस्ट क्या अकाउंटिंग बुक्स में ही रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट वन इज ऑफसेट। ऑफसेट में क्या है, देखिए ये ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है एक्सपोर्टर को, क्योंकि यहाँ पर जो एक्सपोर्टर हैं उसे क्या है वो कुछ जो स्पेसिफाई गुड्स हैं वो उसे परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। क्या है एक्सपोर्टर के फ्री हैं टू इम्पोर्ट एनी गुड्स इन रिटर्न अप टू सेम वैल्यू, वो कोई भी गुड्स को इम्पोर्ट कर सकता है। जैसे कि यूएस ने शुगर सप्लाई की है इंडिया को, तो अभी क्या है यूएस ने से कुछ इंडिया से कुछ ना कुछ खरीदना है, शुगर सेल कर दिया, कुछ ना कुछ खरीदना है, तो कोई भी गुड्स अपनी चॉइस की यूएस कोई भी परचेज कर सकता है, इंडिया यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं कर रहा। तो ये एक्सपोर्टर को बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट वन इज कंपनजेशन। कंपनजेशन में क्या है, देखिए यूएसए है और इंडिया है और चाइना है, हम थ्री कंट्रीज़ का एग्जाम्पल ले रहे हैं। यूएस ने क्या किया, इंडिया को टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की, कैपिटल प्रोवाइड किया, जो दोनों चीज़ें दे दी, और इंडिया की हेल्प की है चाइना में फैक्ट्री लगाने में। किस कंडीशन पर, कि जो भी इंडिया प्रोड्यूस करेगा चाइना में जाकर उसका कुछ फिक्स परसेंटेज इंडिया को यूएसए को सप्लाई करना होगा, तो ये क्या है कंपनजेशन। नेक्स्ट है स्विच ट्रेडिंग। स्विच ट्रेडिंग में क्या है, जैसे कि इंडिया ने डेनमार्क को सॉफ्टवेयर क्या कर दिया है, सेल कर दिया, तो डेनमार्क ने क्या कर दिया काउंटर परचेज क्रेडिट्स दे दिए, एक तरह से कूपन समझ लिए, कूपन दे दिए डेनमार्क ने इंडिया को। लेकिन इंडिया क्या है उन कूपन से डेनमार्क से कुछ भी नहीं खरीदना चाहता, तो इंडिया क्या करता है इन काउंटर परचेज क्रेडिट्स को ट्रेड हाउस को दे देता है। तो ट्रेड हाउस क्या करता है कुछ भी डेनमार्क से खरीद सकता है। अब इंडिया नहीं खरीदना चाहता तो कोई भी ट्रेड हाउस है वो डेनमार्क से कुछ भी खरीद सकता है। जो ट्रेड हाउस जो काउंटर परचेज क्रेडिट्स परचेज करते हैं वो हमेशा डिस्काउंट्स पर ही परचेज करते हैं। नेक्स्ट वन इज क्लियरिंग एग्रीमेंट। इसमें देखिए दोनों जो दो कंट्रीज़ हैं उनके बीच में सेंट्रल बैंक आ जाता है। यूएस ने इंडिया गुड्स एक्सपोर्ट की, तो इंडिया क्या करेगा सेंट्रल बैंक को पेमेंट करेगा और यूएस पेमेंट रिसीव करेगा सेंट्रल बैंक से। दोनों कंट्रीज एक दूसरे के को
क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज नहीं कर रही मनी का, सेंट्रल बैंक अब क्या कर रहे हैं, क्लियरिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। तो बेटा अब हमने पढ़ी हैं आज ये ट्रेड मोड के टाइप्स। कल हम कॉन्ट्रेक्चुअल एंट्री मोड और इन्वेस्टमेंट मोड के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो बेटा आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।